तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विज्ञान विषय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के दिसंबर 2024 और जून 2025 के अंदर आए हुए क्वेश्चंस के बारे में। तो इनके अंदर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि भाई किस तरह से आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते थे। और अगर आपको जून 2011 से लेकर लेटेस्ट पेपर तक सारे क्वेश्चन चाहिए विद सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन एंड टॉपिक वाइज अगर सारी चीज चाहिए तो आप यहाँ पर जाइए, नीचे ज्वाइन का बटन दिखेगा आपको, वहां से आप चैनल को ज्वाइन करिए और एक मेंबर बन जाइए और आप सारी वीडियोस को एक्सेस कर पाएंगे एक ही जगह पर। चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं आज की वीडियो के साथ। तो भाई ये आपका पहला क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है दिसंबर 2024 के अंदर। देखो आपको यहाँ पर एक्स और वाई दो मॉलिक्यूल्स दे दिए हैं। वो कह रहा है कि जो मिथाइलिन प्रोटॉन्स यहाँ पर है वो यहाँ पर कैसे दिखेंगे। मिथाइलिन प्रोटॉन्स कौन से भाई, ये वाले देखो, ये जो CH2 है यहाँ पर, ये दोनों जो CH2 है ना, इनकी बात कर रहा है कि भाई यहाँ पर ये कैसे दिखने वाले हैं। तो देखो मैं एक्स को पहले बना लेता हूँ एक बार। तो ये देखो ये एक्स कुछ ऐसा दिखेगा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पर क्लोरीन, ये कार्बन, इस पे एक क्लोरीन लगा है, इस पे एक ब्रोमीन लगा है और एक साथ में CH3 लगा हुआ है। तो ये बन गया भाई आपका एक्स। अब देखना, मेरी बात समझना, सबसे पहले ना थोड़ी अकल लगाना, कभी भी दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स क्या एक जैसे दिखाई दे सकते हैं? बहुत कम चांसेस होता है। ठीक है, वैसे तो दोनों अलग अलग, देखो एनवायरनमेंट भी अलग अलग है तो साफ दिख रहा है मुझे, एक जैसे तो कभी नहीं होने वाले। तो एक जैसे वाले जो जो ऑप्शन है इन दोनों को तो पहले उड़ा दो। ठीक है, इन दोनों को अपने पहले ही उड़ा दिया। अब देखो इजी क्या रहने वाला है, जब भी आपको दिखाई देता है कि एक एसिमेट्रिक सेंटर आपके बिल्कुल एडजेसेंट पे लग जाता है तो ये जो दोनों हाइड्रोजन आपको हैं ये दोनों के दोनों अलग अलग तरह के सिग्नल दिखाई देंगे। ये दोनों जब अलग अलग सिग्नल देंगे तो आप यहाँ पर क्या कहोगे कि भाई यहाँ पर आपके दो सिग्नल आने वाले हैं। ठीक है, दो सिग्नल आने वाले हैं। लेकिन ऑप्शन में तो भाई यहाँ पर देखो दोनों ही तरफ क्वार्टेट दे रखा है, एक तरफ ए बी दे रखा है, एक तरफ नहीं दे रखा है। तो होता क्या है, देखो इस HB की स्प्लिटिंग जो होगी वो इस HA की वजह से होगी और इस HA की स्प्लिटिंग जो होगी वो सिर्फ HB की वजह से होगी। यानी यहाँ पर आना क्या चाहिए था भाई, डबलेट ऑफ डबलेट। आना क्या चाहिए था यहाँ पर, डबलेट ऑफ डबलेट। पर देखो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है इस इन्वायरमेंट में भाई, ये दोनों जो वैल्यू है तो इस कार्बन और Cl और CH मतलब जो दोनों तरफ लगे हुए हैं ग्रुप, वो दोनों तरफ तो सेम ही इन्वायरमेंट है ना, पुल तो सेम ही देंगे भाई। हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन एग्जैक्टली तो यहाँ पर दोनों ही खींचेंगे ना बराबर ही। तो ये डबलेट ऑफ डबलेट दिखने चाहिए थे बिल्कुल ऐसे कि भाई अलग अलग दिखेंगे डबलेट ऑफ डबलेट, लेकिन ये दोनों वैल्यूज इतनी अप्रोक्स पास होती हैं कि ये जो अलग अलग दिखनी चाहिए थी वो बिल्कुल इतनी पास पास आ जाती हैं और एक जैसी ही देखने के लिए लगती हैं। तो भले ही होने को ये दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं लेकिन दिख कैसी रही है भाई, एक जैसी। तो डबलेट ऑफ डबलेट जो है यहाँ पर एक तरह का क्वार्टेट जैसा दिखने लगा है। पर हम ये बात जानते हैं कि भाई ये क्वार्टेट तो नहीं है ना, ये एक्चुअली में क्या है, डबलेट ऑफ डबलेट। तो इस चीज की कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम यहाँ पर पॉपल्स नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो आप यहाँ पर इसको क्वार्टेट ना बोलकर इसे ए बी क्वार्टेट बोलेंगे, क्योंकि है तो ये क्वार्टेट जैसा दिख रहा है पर ये एक्चुअली में क्वार्टेट नहीं है, ये एक तरह का ए बी क्वार्टेट होने वाला है। तो एक्स क्या है भाई आपका, एक ए बी क्वार्टेट है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहीं से ही। बाकी अब देख लो एक बार और दूसरे वाले के देख लो, यहाँ पर यहाँ तो बनाने की जरूरत ही नहीं है कुछ। देखो ये वाले के लिए बोल रहा है वो, इस CH2 के लिए। तो इस CH2 पे देखो यहाँ पर तो कोई एसिमेट्रिक सेंटर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। तो बस यहाँ पर ये तीन हाइड्रोजन की वजह से एक स्प्लिटिंग होने वाली है। ये जो ये तीन हाइड्रोजन है इसकी वजह से इसको एक क्वार्टेट दिखाई देगा, बस बात ही खत्म। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस यह क्वार्टेट दिखाई देगा, इसलिए वाई जो है आपका क्वार्टेट होने वाला है। ओके, इसमें दो अलग अलग सिग्नल नहीं है, सिर्फ एक ही सिग्नल होगा जो कि मिथाइलिन के लिए पूछा है। तो आपका मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये वाले ऑप्शन में और ये वाले ऑप्शन में क्या फर्क था। ए बी क्वार्टेट का मतलब जो डबलेट ऑफ डबलेट थे लेकिन दिखने में क्वार्टेट जैसे लग रहे हैं, तो इसको अलग अलग दिखाने के लिए हम यहाँ पर इसे पॉपल्स नोटेशन से यहाँ पर डिनोट करते हैं और इसे ए बी क्वार्टेट बोल देते हैं। आई बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए ये है आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो आपसे क्या कह रहा है, करेक्ट मैच बताइए लेबल्ड प्रोटॉन्स जो यहाँ पर दिए हैं ए बी और सी, उनकी वैल्यूज के साथ और यहाँ पर उसकी स्प्लिटिंग कैसे होने वाली है। देखो सब में ही डबलेट ऑफ डबलेट है तो उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हम ये बात जानते हैं कि भाई यहाँ पर दो तीन तरह की कपलिंग्स होती हैं। एक तो होती है 2J कपलिंग, एक होती है 3J सिस कपलिंग और एक यहाँ पर होती है 3J ट्रांस कपलिंग। वैसे तो 3J नॉर्मल कपलिंग भी होती है पर यहाँ पर ट्रांस और सिस प्रोटॉन दे रखे हैं तो मैं डायरेक्टली उसको ही बताने वाला हूँ। तो जो HB है और HC है ये आपस में कैसी कपलिंग करेंगे भाई, एक 2J कपलिंग, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं भाई, जेमिनल हाइड्रोजन हैं, तो इसे हम जेमिनल कपलिंग भी बोल देते हैं कई बार। ठीक है, जेमिनल कपलिंग भी बोल देते हैं कई बार। और ये जो जेमिनल कपलिंग हुई है यहाँ पर 2J पे, ये किस में हुई है भाई, sp2 वाले में। ठीक है, तो इसकी जो रेंज होती है बहुत ही ज्यादा लो होती है।
तो अब यहाँ पर देखो वैल्यूज वैसे तो इन्होंने एग्जैक्ट नहीं दी, पर वैल्यूज कंपेयर करो तो जो 2 हर्ट्ज वाली वैल्यूज है ना, ये पक्का यहाँ पर इस 2J कपलिंग की वजह से आई होंगी, है ना। तो यहाँ पर ये 2J कपलिंग की वजह से आई होंगी पक्का, ये बात मुझे समझ आ गई। फिर जो ये HA और HC है, ये आपस में कैसे कपलिंग करने वाले हैं, ये भाई यहाँ पर 3J ट्रांस कपलिंग करेंगे, क्योंकि भाई देखो ये ट्रांस में है ना एक दूसरे के, और एक दूसरे के बीच में 3 बॉन्ड का डिस्टेंस है, तो चलिए 3J कपलिंग यहाँ पर होगी ट्रांस वाली। तो 3J ट्रांस की कपलिंग होती है सबसे हाईएस्ट वैल्यू की, ठीक है। वैसे तो इसकी रेंज में अगर बताऊं तो यहाँ पर आपकी 4 से लेके वैसे 2 से लेके 4 हर्ट्ज की रेंज होती है ना इसकी, और 3J ट्रांस की जो होती है वैसे तो आपकी 12 से लेके 18 हर्ट्ज तक चली जाती है, और ये 8 से लेके 12 हर्ट्ज तक आपकी जाती है। आई बात समझ में? तो इतनी रेंज होती है। वैसे ये सब sp2 के लिए बता रहा हूँ भाई, मैं सब sp2 के लिए ही बता रहा हूँ यहाँ पर मैं। तो ये जो देखो 7 हर्ट्ज की वैल्यू दे रखी है ना, ये पक्का सिस कपलिंग की वजह से आई होंगी, है ना। और जो ये 13 और 13 दिया है, ये पक्का ट्रांस कपलिंग की वजह से आई होगी। सिस कपलिंग कौन करेंगे भाई आपस में? सिस कपलिंग करेंगे HA और HB, ये आपस में कैसे करेंगे भाई? सिस कपलिंग करने वाले हैं 3J की। तो देखो HA की वैल्यू देख लो, HA की वैल्यू देख लो, ये एक तो सिस कपलिंग की वजह से दिखाएगा 7 हर्ट्ज, और एक ट्रांस कपलिंग की वजह से दिखाएगा यहाँ पर 13 हर्ट्ज। तो मुझे दिख रहा है HA जो है वो पक्का 6.45 ही होने वाला है, यानी A जो है वो 1 के साथ मैच करेगा। और भाई आपका एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें A, अच्छा एक सेकेंड, सॉरी, आपका सेकेंड ऑप्शन भी है। तो यहाँ से भाई आपके ऑप्शन C और ऑप्शन D खत्म हो जाते हैं, जो कि कह रहे हैं A3 और 2 है ना। तो A1 जो होगा वो A और B ऑप्शन में है। अब इसके बाद बात करते हैं C की। तो C जो है यहाँ पर एक तो ट्रांस कपलिंग कर रहा है और एक 2J कपलिंग कर रहा है, तो इसकी वैल्यू एक तो 13 हर्ट्ज आनी चाहिए, और एक इसकी वैल्यू कैसी आनी चाहिए भाई यहाँ पर C की, आपकी 2 हर्ट्ज के आसपास। तो 13 और 2, यानी देखो ये जो थर्ड वाली वैल्यू है ना, ये पक्का यहाँ पर C के साथ मैच कर रही है, यानी C जो है वो 3 होगा, इसलिए आपका ऑप्शन B बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन A नहीं होगा। ठीक है भाई, क्या ये क्वेश्चन में आपको समझ आ गया क्या करना था? इजी सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बस कपलिंग के बेस पे आपका ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको देखो और तरीके से भी जानना है ना कि भाई ये एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर ये ऐसी क्यों आ रही है, तो मैं देखो इसको हटा दूं अगर, तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, देखो ये जो OET है ना, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेशन करके यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ले आएगा। तो HB और HC की वैल्यूज ना, पहली बात तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ऑलरेडी ही कम होनी चाहिए, कि हम ये जानते हैं ना नेगेटिव नेगेटिव की वजह से यहाँ पर क्या होता है, कपलिंग में दिक्कतें आती हैं। तो नेगेटिव आने की वजह से ये दोनों की वैल्यू पहले ही कम होनी थी, HA की वैल्यू सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो मुझे दिख रहा है 6.45 जो है HA की ही वैल्यू होने वाली है ना, ये बात तो मुझे साफ दिख रही है। और देखो ये HB और HC की वैल्यू देख रहे हो, बहुत ज्यादा पास पास भी है। तो आप इससे भी ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे A वाले के लिए, कि A जो है सबसे ज्यादा वैल्यूज लेके चलेगा, तो A जो होगा यहाँ पर 1 के साथ होगा। और बाकी इसकी कपलिंग देख लेना, फिर ये इसकी कपलिंग देख लेना भाई, ये 3J ट्रांस किसके साथ कपलिंग कर रहा है ना, ये इसके साथ कपलिंग देख लेना। तो HA बता देता हूं यहाँ पर किस किसके साथ कपल कर रहा है। HA आपका एक तो 3J कपलिंग कर रहा है सिस वाली HB के साथ, और एक 3J कपलिंग कर रहा है ट्रांस वाली HC के साथ, है ना। HB क्या कर रहा है भाई, HB एक तो 2J कपलिंग कर रहा है HC के साथ, और 3J सिस कपलिंग कर रहा है HA के साथ, और HC क्या कर रहा है भाई, 3J ट्रांस कपलिंग कर रहा है HA के साथ, और 2J कपलिंग कर रहा है HB के साथ। तो बस इसके बेसिस पे हम यहाँ पर बोल रहे हैं ऑप्शन B बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। तो भाई ये क्वेश्चन आपका आया था जून 2025 के अंदर। तो देखो इजी सा वही क्वेश्चन है सेम, हमें यहाँ पर बोल रहा है हाईलाइटेड प्रोटॉन्स के लिए बताओ भाई कि कैसी मल्टीप्लिसिटी आएगी। बस मल्टीप्लिसिटी पूछ रहा है इसमें। तो मल्टीप्लिसिटी पता होने के लिए आपको पहले आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पर एनेंशोटॉपिक प्रोटॉन होंगे कि डाइस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन होंगे। तो देखो यहाँ पर ये जो 2 हाइड्रोजन हैं, ये वाला जो यहाँ पर ये सर्कल वाला हाइड्रोजन है, इसके बगल में सिर्फ ये 2 हाइड्रोजन है, और ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर अलग अलग होने वाले हैं। ये जो है ये अलग तरह का हाइड्रोजन है और ये अलग तरह का हाइड्रोजन है, क्योंकि जब आप इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये एक्सियल और इक्वेटोरियल अलग अलग तरह के दिखेंगे, और इसकी वजह से यहाँ पर आपको ये दोनों अलग अलग स्प्लिटिंग होती हुई दिखाई देगी। तो ये ट्रिपलेट नहीं होगा, कहीं दोनों को एक जैसा मान के ट्रिपलेट मत बोल देना, इसलिए ऑप्शन C और ऑप्शन D खत्म हो गया। ये दोनों अलग अलग हाइड्रोजन है, इसलिए डबलेट ऑफ डबलेट में यहाँ पर स्प्लिटिंग होगी। एक हाइड्रोजन की वजह से पहले डबलेट बनेगा, है ना। ये जो हाइड्रोजन है ये वाला पहले H1 के वजह से डबलेट देगा,
फिर यहाँ पर ये H2 की वजह से एक और डबलेट देगा, तो आपको डबलेट ऑफ डबलेट दिखाई देंगे। ओके, पर ये बहुत आसपास दिखेंगे, वही सेम जैसे आपने ए बी क्वार्टेट बनाया था ना, ये वैसा ही दिखेगा लगभग। और बहुत हाई रेजोल्यूशन की मशीन लाओगे तो डबलेट ऑफ डबलेट में चले जाएगा ये। ठीक है, तो भाई पहला वाला डबलेट ऑफ डबलेट हो गया। अब देखो दूसरा देख लो, बाकी आपका खत्म हो गया ये। तो भाई ये बात हमें पता है कि ये पक्का एक डाइस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन होने वाले हैं। ये एक अलग तरह का प्रोटॉन होता है और ये अलग तरह का, क्योंकि इसके एनवायरनमेंट में ये आएगा और इसके एनवायरनमेंट में ये आएगा। तो भाई देखो ये वाला जो हाइड्रोजन है इसकी और इसकी वजह से तो कपलिंग कर रहा है, लेकिन अब इसमें ना जल्दबाजी में कई लोग क्या करेंगे, एक चीज भूल जाएंगे। एक चीज क्या भूल जाएंगे, ये वाला भी एक हाइड्रोजन है भाई। ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर एक और है, तो यहाँ पर तीन अलग अलग तरह के हाइड्रोजन की वजह से आपकी कपलिंग होने वाली है। और ये तीनों हाइड्रोजन आपको क्या करेंगे, अलग अलग तरह कपल करके देंगे। तो ये Hb जो है ये H1 की वजह से पहले डबलेट देगा, फिर H2 की वजह से एक और डबलेट देगा, और फिर H3 की वजह से एक और डबलेट देगा। यानी यहाँ पर टोटल आपको डबलेट ऑफ डबलेट ऑफ डबलेट दिखाई देंगे। आई बात समझ में? तो इसलिए ऑप्शन ए आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखो वैसे तो डबलेट और ट्रिपलेट ना, आपको अगर ये मालूम है कि ये दोनों प्रोटॉन मेरे अलग अलग ही होते हैं, ये अगर आपको मालूम है तो ये ऑप्शन तो वैसे भी खत्म था। पर ट्रिपलेट कब हो सकता था? ये ट्रिपलेट तो तभी हो सकता था ना जब ये दोनों प्रोटॉन एक जैसे होते। भाई इसकी वजह से थोड़ी ना ट्रिपलेट कर दोगे, आधे लोगों को वैसे चमका भी नहीं होगा ये वाला, पर इसकी वजह से तो ट्रिपलेट नहीं होने वाला। तो ऑप्शन यहाँ पर ए ही खत्म हो जाता है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इसमें ट्रिपलेट और डबलेट कैसे आ रहा है ये देख लो। यहाँ पर आपको जो ये दो हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं ये दोनों तो यहाँ पर सेम होंगे। क्यों ये दोनों सेम होंगे? क्योंकि यहाँ पर कोई डायस्टीरियोटॉपिक टाइप का नहीं है, क्योंकि ये भी देखो दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो ये कोई एसिमेट्रिक सेंटर भी प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर, तो ये दोनों ही एक जैसे ही होंगे। तो यहाँ पर ये दोनों को मैं H1 लिख देता हूँ। ये दोनों क्या है भाई, H1 और H1 है। तो इन दोनों की वजह से आपको एक ट्रिपलेट सिग्नल दिखेगा पहले तो, और ये मुझे यहाँ पर दिख भी रहा है। लेकिन दिक्कत है ये डबलेट कहाँ से आ रहा है? तो देखो यहाँ पर जो ये डबलेट आ रहा है ना, ये आ रहा है ये जो ये एल्काइन पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये एल्काइन के पास आपको दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन, ये वाला, ये हाइड्रोजन यहाँ पर अलग तरह का होगा और ये भी यहाँ पर कपलिंग कर देता है, और इस कपलिंग की वजह से ये ट्रिपलेट और डबलेट में यहाँ पर दिखाई देंगे। इसलिए ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो भाई ये आपका कार्पलस इक्वेशन से क्वेश्चन आया है, विसिनल प्रोटॉन प्रोटॉन कपलिंग कांस्टेंट की यहाँ पर मिनिमम वैल्यू क्या होगी जब डायहेड्रल एंगल मेरा कितना होना चाहिए। तो देखो ये बात मैंने आपको बता रखी है, जब भी आप कार्पलस इक्वेशन के अंदर कर्व्स बनाते हैं, ठीक है, ये कर्व्स कुछ ऐसे दिखते हैं। तो जब आप कर्व्स बनाते हैं ना, तो जो इसकी मिनिमम वैल्यूज होती हैं ये दोनों के दोनों आपकी 90 डिग्री पे आती है। ठीक है, यहाँ जे वैल्यू होती है, यहाँ आप थीटा लिखते हो, तो थीटा यहाँ पर 0 से स्टार्ट करते हो 180 डिग्री तक, तो आपके मैक्सिमम जो होते हैं वो 0 और 180 पे आते हैं, और जो मिनिमम वैल्यू आती है वो आपकी 90 डिग्री पे आती है। ठीक है, तो मैक्सिमम आपकी 180 और 0 पे आती है, इसलिए देखो 0 और 180 तो खत्म हो गए, 90 पे मिनिमम है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही हो गया, ऑप्शन बी भी खत्म हो जाता है। ठीक है, मैक्सिमम पूछता तो देखो 0 और 180 में, फिर तो आपको यहाँ पर देखना पड़ता, फिर तो वैसे ऑप्शन ऐसा देता ही नहीं, वो मिनिमम पूछ ला, से यहाँ पर डायरेक्टली हम 90 डिग्री को आंसर कर सकते हैं। चलिए बात समझ में आ गई। वैसे आप कार्पलस इक्वेशन की अगर बात करें तो मैं इक्वेशन भी बता देता हूँ भाई। आप जनरली जो आपके यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पर जो कपलिंग होगी विसिनल, इसके लिए आप क्या लिखते हो, 8.5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 0.28, और एक इक्वेशन हम यहाँ पर और यूज करते हैं 9.5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 0.28। ठीक है, ये दो इक्वेशंस यहाँ पर कार्पलस की यूज होती है अलग अलग एंगल्स के लिए। आप जनरली इसको कहते हो कि भाई ये 0 से 90 डिग्री के लिए यूज होती है, और इसको आप कहते हो 90 से 180 डिग्री के लिए यूज करते हैं निकालने के लिए। जनरली हम निकालने के लिए से यूज करते हैं, जरूरी नहीं है हर बार कि इससे ही निकले, लेकिन जरूर हम यहाँ पर मेन जब इन एंगल्स की बात करते हैं तो इन इक्वेशन को यूज करते हैं। ठीक है, इसका रीजन अगर आपको जानना है तो भाई प्रॉपर आप क्लास लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्यों हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन जो था ना, ये काफी लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो गए थे। काफी लोगों से मैंने बात करी थी, उन लोगों ने ये कहा कि सर ए की वैल्यू दिख रही थी जो एल्डिहाइड की थी। तो यहाँ पर काफी लोग क्या कंफ्यूज हुए कि ये जो 11.8 वैल्यू दी है ना एक हाइड्रोजन की, इसे एल्डिहाइड की मानकर आ गए बच्चे। भाई एल्डिहाइड के लिए जब आप डेल्टा की बात करते हो ना,
तो इसकी जो रेंज होती है वो 9 से 10 ppm होती है। ठीक है, 11 ppm तक जाना बहुत थोड़ा कम होता है एल्डिहाइड के लिए, तो 9 से 10 ppm यहाँ पर होती है इसकी रेंज। तो 9 से 10 ppm में रेंज है, तो पहले बात तो एल्डिहाइड को हटा दो। पहले एल्डिहाइड हट गया, आपको सीधा सीधा पता चल रहा है कि भाई ये जो पक्का ये हाइड्रोजन, ये जो OH के साथ कनेक्टेड है ना, ये पक्का इसकी वजह से आया होगा। अब देखो, अब ऑप्शन एलिमिनेट कैसे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर डाटा इस तरह से दिया हुआ है कि आपको यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट करने में थोड़ी दिक्कत होने वाली है। तो सबसे पहली बात, ये जो 11.8 आया ना, ये किसकी वजह से आता है बता देता हूं मैं। ये डाटा, ये जो इतनी वैल्यू बढ़ रही है, ये इस वजह से आई है क्योंकि यहाँ पर आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है, ये जो है यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, ये वाला हाइड्रोजन और जो यहाँ पर इसके ऑर्थो पोजीशन पे ऑक्सीजन लगा होता है, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की वजह से इस हाइड्रोजन के सारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाती है, इसलिए इसकी वैल्यू बहुत ही हाई आती है। आई बात समझ में, इसलिए इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई आती है। तो ऐसा पहली बात तो होना चाहिए क्या, कि आपका ऑर्थो पोजीशन पे ऑक्सीजन होना चाहिए ताकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सके। तो मुझे यहाँ पर दो ही जगह दिख रहे हैं, ये वाला तो खत्म हो गया है ना, सी वाला तो खत्म हो गया, बी और डी के बीच में अब आपको यहाँ पर देखना है कि क्या होगा। अब देखो, आपको वैल्यूज पे कुछ नहीं जाना। अब यहाँ पर देखो, जो आपके यहाँ पर ये बेंजीन के प्रोटॉन है ना, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक है, ये ए मान लो, इसे बी मान लो और इसे सी मान लो, है ना। सेम तरह से जब यहाँ देखोगे तो यहाँ पर भी 3 तरह के प्रोटॉन है, HB, HC और इसे HA मान लो। तो जब तीनों की तीनों वैल्यूज हैं आपको यहाँ पर दी गई हैं, उसके बेसिस पे देखो, आपको एक बोल रहा है कि डबलेट है, एक कह रहा है डबलेट ऑफ डबलेट है, और एक कह रहा है भाई यहाँ पर डबलेट है। मतलब दो प्रोटॉन जो है वो यहाँ पर डबलेट दिखा रहे हैं, मतलब H1 मान लो, H1 और H2 यहाँ पर कह रहे हैं कि डबलेट है, ठीक है, और एक H3 जो है वो डबलेट ऑफ डबलेट दिखा रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और वैल्यूज देखोगे अगर तो 2.3 हर्ट्ज के आसपास दिख रही है, तो मुझे साफ दिख रहा है कि पक्का 4J कपलिंग की बात करने वाला है। और 4J कपलिंग यहाँ पर कहाँ पॉसिबल दिख रही है, देखो, अगर आप कह रहे हो कि सर ये HA जो है ये 4J कपलिंग कर रहा है HC के साथ, समझना मेरी बात, तो HC के साथ कपलिंग करने के से ये डबलेट दिखा रहा है, और ये HB की कपलिंग के से डबलेट ऑफ डबलेट दिखा रहा है, मान लिया है बात। पर क्या ये HB इस HA और HC के साथ कपल करके डबलेट ऑफ डबलेट नहीं दिखाएगा? और अगर ऐसा है तो ये HC भी तो यहाँ पर डबलेट ऑफ डबलेट ही दिखाएगा। अगर ये ऐसा होता तो सारे के सारे ही डबलेट ऑफ डबलेट दिखाते, तीनों ही हाइड्रोजन पे मुझे यहाँ पर भी DD दिखाई देता, यहाँ भी DD और यहाँ भी DD। तो यहाँ पर देखो ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका खत्म हो जाता है, और आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखो, चाहो तो मैच कर लो, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इस वाले हाइड्रोजन की वजह से एक डबलेट दे देगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये सिर्फ इस HB की वजह से, ठीक है, मान लो मैं इसे HB कह रहा हूं और ये HA है, तो HA और HB की कपलिंग की वजह से HA को सिर्फ एक डबलेट दिखाई देगा, और ये HC को सिर्फ एक डबलेट दिखाई देगा 4J कपलिंग ऑफ HB के साथ। लेकिन जो HB है ये HA के साथ भी कपल कर रहा है और HC के साथ भी कपल कर रहा है, इसलिए इसको डबलेट ऑफ डबलेट मिलेंगे। इसलिए आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन बी के साथ आप यहाँ पर बिल्कुल आंख बंद करके जाएंगे और ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो हमने देखो सीधी सीधी बताऊं, अगर मैं आपको, चलो मान लिया आपको ये OH का नहीं भी पता होता, तो ना डबलेट ऑफ डबलेट के बेसिस पे पहली बात तो जाओगे। एल्डिहाइड को तो आपने पहले ही काट दिया था, ये वाला आपने काटा किसकी वजह से, कपलिंग कॉन्स्टेंट्स की वजह से, ठीक है। अब देखो बात समझना, ये जो OH की वैल्यू है ये इतनी हाई क्यों आ रही है भाई। नॉर्मल OH की वैल्यू आप जब देखते हो फिनाइल के साथ तो वो कितनी चली जाती है, फिनोलिक कार्बन की, फिनोलिक हाइड्रोजन की जो OH की वैल्यू होती है वो ज्यादा ज्यादा कितनी चली जाती है, ज्यादा 7 ppm तक चली जाएगी, 8 ppm तक चली जाएगी, है ना, इतनी तो चली जाएगी, 2 से 7 ppm तक चली जाती है ज्यादा। पर यहाँ पर 11-12 तक चली जाती है अगर, तो किस वजह से जा सकती है, ये सिर्फ इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही जा सकती है, और कोई ऑप्शन इसके पास नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई, चाहे कितना ही बढ़िया ग्रुप लगा लो इसके साथ, 7-8 ppm से ज्यादा नहीं जाएगी वैल्यू। आ रही है बात समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन पे यहाँ पर हम चलते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था जून 25 में, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री से क्वेश्चन आया हुआ है। तो वो कह रहा है कि हमने सबसे पहले स्टार्ट किया PPH3 4, ठीक है, इस मॉलिक्यूल को हमने उठाया और यहाँ पर सल्फोनेटेड ट्राइफिनाइल फॉस्फिन एक लिगेंड लिया उन्होंने, ठीक है, PPH3 4 उन्होंने पहले उठाया, अलोन लिया पहले उसने, और अलोन का मास स्पेक्ट्रा निकाला, फिर उसने मिक्सचर लिया, यानी उसने क्या करा, PPH3 लिगेंड को यहाँ पर एक दूसरे लिगेंड के साथ यहाँ पर मिक्स करा, और अब उसके साथ स्पेक्ट्रा को रिकॉर्ड करा। तो 2 डिफरेंट मशीन के साथ जब रिकॉर्डिंग करी तो देखो यहाँ पर उसके से कुछ ऐसे रिजल्ट आए हैं, है ना।
कुछ ऐसे रिजल्ट आए हैं। तो अब देखो एक बार रिजल्ट देखो, पहले देखो क्वेश्चन दोबारा समझो। PDPPH3 4 उसने कॉम्प्लेक्स लिया ऑर्गेनोमेटेलिक, फिर उसके बाद उसने उसी कॉम्प्लेक्स को एक पहले तो अकेले PDPPH3 4 का मास स्पेक्ट्रा निकाला, फिर उसने क्या करा, इन चारों लिगेंड में से कोई एक लिगेंड को रिप्लेस कराया होगा पक्का, भाई दूसरे लिगेंड के साथ आप ट्रीटमेंट करा रहे हो तो रिप्लेस होने वाली है, पक्की बात है, तो ये रिप्लेस करवाया होगा। तो उसने दोनों के डाटा लिए, दोनों डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स के अंदर, और उसकी वजह से आपको यहाँ पर क्या क्या दिखाई दे रहा है वो ये बोल रहा है। देखो सबसे पहले वो कह रहा है कि मशीन 1, ठीक है, मशीन 1, यहाँ पर देखो उसने मोड वोड दे दिया, फालतू चीजें दे रखी है, कुछ नहीं करना हमें इसका। अब यहाँ पर देखो एक तो यहाँ पर ये मशीन 1, ठीक है, ये मशीन 1 का डाटा है, सॉरी ये 1 जो है यहाँ पर आएगा, ये 1 यहाँ लिख दिया, तो ये मशीन 1, मशीन 1 और मशीन 2, मतलब जो ये 3 डाटा दिए हैं, ये यहाँ पर पहले वाला जो है ये भी मशीन 1 का है, ये दूसरा डाटा जो है ये भी मशीन 1 का है, और जो तीसरा डाटा है ये आपका क्या है, मशीन 2 का है ना। उसने देखो मोड चेंज कर दिया, पहले में उसने पॉजिटिव आयन लिया था, दूसरे में उसने नेगेटिव आयन मोड लिया है, तो सिर्फ मोड चेंज करके देख रहा है कि क्या फर्क पड़ रहा है। तो जब उसने पॉजिटिव मोड लिया, मशीन 1 का पॉजिटिव आयन लिया, तो उसने देखा कि देखो n=3 के ऊपर ना, यानी एक लिगेंड के डिसोसिएशन की वजह से यहाँ पर जो सबसे पहले क्या करेगा, देखो आयंस जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बम्बार्डमेंट करते हैं मॉलिक्यूल पे और उसको फ्रेगमेंट कर देते हैं, है ना। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी का होगा उतना ज्यादा फ्रेगमेंट करेगा। तो देखो ये n=3 पे हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन मिल रही है, मतलब ये जो मशीन 1 है ना, ये बहुत ज्यादा फ्रेगमेंट नहीं कर पा रहा है। चाहे तो आप मशीन 1 की दूसरा डाटा देख लो, जहां पर नेगेटिव आयन लिया है, वहां पर भी देखो n=2 पे 100% मिल जा रहा है, मतलब ये n=3 और n=2, मतलब ज्यादा ज्यादा देखो ये ऐसा हो रहा है कि PDPPH3 था चारों, ठीक है, ऐसे करके कुछ इस तरह से इसने चारों का डाटा लिया पहले, तो n=4 पे सिर्फ मशीन 1 में ही आपको डाटा दिखाई दे रहा है कुछ, है ना। फिर उसके बाद उसने देखो मिक्सचर वाले डाटा लिए जहां n=3 हो, मतलब उसने एक PPH3 को हटाया और उसकी जगह कोई लीगेंड लग गया होगा, लग गया ये लीगेंड मान लो। तो अब देखो इस लीगेंड के अंदर जब यहाँ पर लगा, तो उसने कहा ये यही लीगेंड की 100% इंटेंसिटी आ गई, इसी की 100% इंटेंसिटी आ गई इस मशीन में, मतलब वो इससे ज्यादा फ्रेगमेंट नहीं कर पाया जब वो पॉजिटिव आयन में यहाँ पर ऑपरेट कर रहा था, वो तीन ही PPH3 तक रख पाया, उसके बाद वो PPH3 को डिसोसिएट नहीं करा पाया, उसने ये बोला पहले। दूसरे केस में वो क्या कह रहा है कि भाई एक और लीगेंड तक वो चला गया, उसने जैसे ही मोड चेंज करा तो अब 2 लीगेंड यहाँ लग गए और PDPPH3 यहाँ पर थे, है ना, ये वाला कुछ ऐसे बन गया। दूसरे मोड में उसने ऐसा कर दिया, पहले में n=3 तक गया, दूसरे में बस एक और चला गया, n=2 पे आ गया। n=2 मतलब PPH3 के कितने नंबर है ये देख लो, यहाँ पर देखो दिया होगा ना, एक सेकेंड, ये वाला है, सॉरी ये आपको यहाँ पर PDPPH3 4 के बाद यहाँ पर दिया होना चाहिए n, ओके ओके, इसने दिया नहीं है, ये यहाँ पर n वैसे उसी को कह रहा है कि यहाँ पर PD और PPH3 जो यहाँ पर लगे हुए हैं ये n, ठीक है, और साथ में एक लीगेंड लगा हुआ है, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो डाटा मिला है ये वो है, ठीक है, ये दिया लिखा होना चाहिए था, वैसे यहाँ पर दिया नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। हाँ तो देखो इसके अंदर अब देखो यहाँ पर ढंग से, तो मशीन 1 जो यहाँ पर क्या कह रहा है कि सॉफ्टवेयर आयनाइजेशन कंडीशन में है, वो ऐसा कह रहा है कि मशीन 1 जो है वो सॉफ्टवेयर आयनाइजेशन कंडीशन पे है। तो देखो हार्डर और सॉफ्टवेयर का मतलब समझना, सॉफ्टवेयर जब होता है जब आपका वो ज्यादा एक या दो लिगेंड डिसोसिएट कर पाए, ठीक है, एक या दो लिगेंड को ही डिसोसिएट करके फ्रेगमेंट में ला पाए, ये तब होता है, ठीक है, ये तब होता है। पर अगर ये 3-4 लिगेंड्स को भी उड़ा सकता है, अगर 4 लिगेंड तक तोड़ दिए, 3 लिगेंड तक तोड़ दिए, तो यहां पर आप कहते हो कि भाई ये थोड़ा हार्डर आयनाइजेशन कर रहा होगा, यानी आयंस को बहुत ज्यादा फ्रेगमेंट में तोड़ रहा है। तो भाई देखो यहाँ पर 1 और 2 में ही तोड़ पाया ना, ये 3 PPH3 और 2 PPH3, मतलब 1 या 2 लिगेंड को डिसोसिएट करा पाया ये तोड़ के। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है n=3 और n=2 पे 100% आ गई है वैल्यू। तो मशीन 1 जो है सॉफ्टवेयर आयनाइजेशन कंडीशन दे रही है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मशीन 1 में सिर्फ 3 और 2 तक ही जा पा रहा है, वो इससे ज्यादा नहीं तोड़ पा रहा है वो। इसके आगे देखो 35%, 1%, n=0 मतलब चारों लिगेंड हटाकर, तो ऐसी तो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर 1-2% भी नहीं आ रही पहली वाली में, दूसरे वाले में 2% तक चली गई, पर बहुत ज्यादा नहीं गई। तो ये सॉफ्टवेयर आयनाइजेशन कंडीशन है, ये बात मुझे समझ आती है, इसलिए सी ऑप्शन हटा सकते हो क्योंकि ए स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, बात समझ आ गई। उसके बाद दूसरी बात क्या कर रहा है कि मशीन 1 जो है वो यहाँ पर
द स्टेबल स्पीसीज कंटेन 3 फॉस्फीन लिगेंड, है ना। तो देखो द स्टेबल स्पीसीज कौन सी है यहाँ पर, मशीन 1 के अंदर जो स्टेबल स्पीसीज है वो यहाँ पर n=3 की है ना। भाई मशीन 1 में ये तो बात कर रहे हो कि सबसे ज्यादा स्टेबल जो स्पीशीज है वो यहाँ पर ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के 3 लिगेंड लगे हो, जब 3 फॉस्फीन लिगेंड्स लगे हो ये आपका सबसे स्टेबल स्पीशीज है मशीन 1। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक कह रहा है कि देखो ये 100% इंटेंसिटी आपको मशीन 1 में ही दिख रही है। दोनों बात समझ आ गई। मास डाटा जो ये बता रहा है कि लिगेंड एक्सचेंज यहाँ पर हुआ होगा, और ये बात तो भाई बिल्कुल देखते ही बता सकते हो कि बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि भाई ये लिगेंड जो यहाँ पर आया है पीपीएच3 की जगह, ये ऐसे थोड़ी ना कि उड़कर आ गया होगा, पीपीएच3 की वजह से पीपीएच3 पहले बाहर गया होगा और फिर लिगेंड यहाँ पर आया होगा, है ना, लिगेंड यहाँ पर आया होगा। तो यही तो बात यहाँ पर हुई है। तो सीधी सीधी बात समझ आती है मुझे यहाँ पर कि जो यहाँ पर पीडी पीपीएच3 और लिगेंड के बीच में यहाँ पर हुआ है ये डिसोसिएशन और लिगेंड एक्सचेंज की वजह से ही हुआ है। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ए बी और सी तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो डी को उड़ा दो, ए बी और सी, ठीक है। वैसे तो देखो जैसी बी सही हुई थी ना, इसको उड़ाते आप कहते सी तो बिल्कुल करेक्ट है ही, है ना, सी तो करेक्ट है ही। डी देखनी है अब हमें। डी कह रहा है कि जो मोनोफॉस्फीन आयन है यहाँ पर, ठीक है, मोनोफॉस्फीन आया है, मतलब यहाँ पर पीडी पीपीएच3 और एक लिगेंड लगा होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये मशीन 2 में फ्रेगमेंटेशन की वजह से आया होगा, है ना। एक फॉस्फीन वाला जो यहाँ पर दिख रहा है ना 100% इंटेंसिटी के साथ, देख पा रहे हो जो 100% इंटेंसिटी के साथ आ रहा है ये एक फॉस्फीन वाला, ये किस वजह से आया होगा, क्योंकि ये फ्रेगमेंटेशन कर पाया है इतना। ये इतनी हार्ड मशीन है कि इलेक्ट्रॉन इतनी हाई एनर्जी दे रहे हैं, पीपीएच3 को ज्यादा से ज्यादा डिसोसिएट करा पा रहा है, और यहाँ पर n=1 की भी इंटेंसिटी मिल रही है। इसका मतलब ये यहाँ पर मशीन 2 में फ्रेगमेंटेशन की वजह से आया होगा, भाई बिना टूटे थोड़ी ना आ सकती कोई चीज, तो फ्रेगमेंटेशन की वजह से आया, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। यानी चारों स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो ये वाला तो ए की वजह से गलत हुआ, ये वाला यहाँ पर बी नहीं था इसलिए गलत हुआ, और यहाँ डी नहीं है इसलिए गलत हो गया। तो चारों स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए, क्या ये बात आपको समझ में आ गई? क्या ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई? ठीक है। तो भाई यहाँ पर आपके सारे ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रम पे हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। मास स्पेक्ट्रोमेट्री और जनरली आपके ज्यादातर अब एनएमआर के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इन्हीं के क्वेश्चन आपको यहाँ पर ज्यादातर देखने के लिए भी मिले हैं। चलिए, तो हम यहाँ पर आप लेक्चर को एंड करते हैं। मेरे ख्याल से आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो भाई आप यहाँ पर एक बार मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि भाई क्वेश्चन में ये चीज़ दिक्कत लगी, मैं आपकी कोशिश करूंगा भाई सॉल्व कर दूँ उस चीज़ को, ठीक है। चलिए भाई, हम यहाँ पर हम लेक्चर को एंड करते हैं, मिलेंगे अब कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू।